Hello students, in the last video we have already studied about factors affecting resistance. Now in this video we will read resistivity. Okay, we know that resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to cross section area. अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस R is proportional to L upon A, और यहां से अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो हियर एक कांस्टेंट आ जाता है यहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, और जिसको हम प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, रो, RHO रो। लेकिन इसको कहते क्या है, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर यहां से हम रेजिस्टिविटी यानी कि जो रो है वो फाइंड करें, तो रो फाइंड करने के लिए यहाँ रो इक्वल्स टू ये ए मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आर ए अपॉन एल हो जाएगा। रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ये कैंसिल आउट कर दें, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो यहां फाइंड होगा हमें ओम मीटर। इसको डैश लगा देते हैं, माइनस नहीं है, ओम मीटर मतलब डैश है। तो हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई, ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। नोट्स मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारी ओम मीटर। ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यहां से क्या होगी, डेफिनेशन देखते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल होता है, जहां पर एल किसी कंडक्टर की लेंथ है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अगर हम एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या होगा? तो ये वैल्यूज दोनों हम अगर ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू आर। तो यहां से रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल आई है जिस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को, दैट resistivity is equal to the resistance of that conductor which have length 1 meter and cross section area 1 meter square। ठीक है। इसके बाद ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, दो। जैसे रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हमने रीड किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ऐसे ही यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो यहां पर दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस को 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड तीसरा होता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, एंड फोर्थ होता है हमारा टेम्परेचर। लेकिन यहां पर क्या होता है रेजिस्टिविटी की केस में, देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमारे पढ़ने में जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि किसी एक कंडक्टर का किसी एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो होती है सेम होती है, लेकिन एक मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। ओके, वो उसकी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, क्योंकि तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, ये केवल दो टर्म पर डिपेंड करती है। याद रखना है बिल्कुल, रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। ये नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब वही हमारे 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में एलॉयज भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करेगी, जैसा मटेरियल होगा रेजिस्टिविटी उसके उस रेंज की होती है। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे रेजिस्टेंस होता है। तो ये दो फैक्टर ही हमको याद रखनी है बस, रेजिस्टिविटी को यही दो फैक्टर चेंज कर सकते हैं। अगर एक मटेरियल के लेंथ में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर को अगर हम स्ट्रेच करके डबल कर दें या इसको मेल्ट करके दोबारा बना दें या इसको स्ट्रेच कर दें, जो भी है, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा?
तो हम जानते हैं रेजिस्टिविटी लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती ही नहीं है, ये तो नेचर ऑफ मटेरियल है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो लिख देंगे देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या जो भी वायर है, बिकॉज रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जैसे हम कुछ रेजिस्टेंस को अरेंज करके उनका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उनको अलग अलग वे में कनेक्ट कर सकते हैं, उनका ये कनेक्शन करना ही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स वैल्यू। अगर हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट करें जिससे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तो उनका हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ओके, अब वो हम रीड करेंगे कि किस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है और किस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले मैं दोनों डिस्कस करूंगा फिर मैं दोनों प्रूव करा दूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? तो मैं इसको यहां पर डायग्राम से समझाता हूं। एक रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, इसका नाम हमने दे दिया R1 और ये है R2। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका सिंबल ये होता है। पहले ही वीडियो में बता चुका हूं मैं, रेजिस्टेंस के सिंबल को इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर R1 R2 दो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे, लेकिन इसको कनेक्ट करने का जो वे होगा वो डिफरेंट होगा पहले वाले से। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें ये रेजिस्टेंस हमने एक बिल्कुल डिफरेंट वे में, पहले वाले से डिफरेंट वे में हमने कनेक्ट किया इसको, ठीक है। तो यहाँ से सीरीज और पैरेलल का जो हमें डेफिनेशन बनानी है, देखकर ही पता लगा ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, दोनों ही लाइंस पैरेलल मारेंगे तो पैरेलल हो गया और ये सीरीज में है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन इसकी क्या होगी, यहाँ देखो, अगर ये रेजिस्टेंस सिंगल होता तो सिंगल रेजिस्टेंस को मैं इस तरह से डिनोट करता जैसे ये है, ठीक है। ये इसका एक एंड है और ये इसका दूसरा एंड है, ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट एंड। तो मैंने इस रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को, इस रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। किसी रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया। दो रेजिस्टेंस थे मेरे पास, अगर मेरे पास तीसरा रेजिस्टेंस और होता तो मैं उसको भी इसका फर्स्ट, इस वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड ये होता, सेकंड एंड ये होता, तो तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को इसके सेकंड एंड से कनेक्ट कर देता, ठीक है। मतलब एंड टू एंड कनेक्ट करते जाते हैं सीरीज में हम, ठीक है। यहाँ पर हमें पता लगा कि यहाँ की रेजिस्टेंस के जो एंड्स होते हैं उनको एंड टू एंड कनेक्ट करते जाते हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, ठीक है। एंड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज ऑलवेज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा हमेशा सेम रहता है, दोनों रेजिस्टेंस पर करंट सेम आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है। वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पर, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होगी पोटेंशियल डिफरेंस उस पर लार्ज होगा, जिसकी वैल्यू लेस होगी पोटेंशियल डिफरेंस उस पर लेस होगा। यहाँ पर भी हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए हैं, ये R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया, ओके। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड ये है और इसका सेकंड एंड ये है, ऐसे ही इसका फर्स्ट एंड ये है, सेकंड एंड ये है। जब दोनों के देखो फर्स्ट एंड एक पास कनेक्ट कर दिए हैं और सेकंड एंड एक पास कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब फर्स्ट एंड एक जगह मिल रहे हैं, पॉइंट ए नाम दे देते हैं, और इसके सेकंड एंड पॉइंट बी पर मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल combination of resistances? If one end of each resistance connected at one point and other end of each resistance is connected to another point, अगर हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है और दूसरे एंड्स एक अलग पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, हो सकते थे ज्यादा, हो सकते थे, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। एंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट ऑलवेज डिवाइडेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा डिवाइड होता है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है और यहाँ पर करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट ऑलवेज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
करंट ऑलवेज डिवाइडेड, करंट हमेशा हमारा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज in series combination potential difference always divided, but in parallel combination potential difference is always same. Now what happens in the series combination? We know that in series combination total resistance increases, total resistance increases, total resistance हमारा increase हो जाता है। ये हमें याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो ये हमारे एक रेजिस्टेंस था, दूसरा ये कनेक्ट कर दिया, इसके पास एक और था, तीसरा हो जाता। तो इस तरह से हम जब रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करते जा रहे हैं तो क्या होता है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जब रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते जा रहे हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है या नहीं, लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस, ये तो हमने डायग्राम बना दिया है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस मतलब मान लो कि वायर ले रहे, एक वायर ये है, इसके पैरेलल में एक वायर और लगा दिया, एक वायर और लगा दिया, तो देखो इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, थिकनेस बढ़ रही है मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, तो सिंपल सा रीजन है, याद रखने के लिए आपको याद रखना है बिल्कुल कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेस, बिकॉज करंट इज सेम and potential difference divided in the series, and parallel combination current always divided and potential difference remains same। अब हमें इनका ही यूज करके आगे हमें इनके जो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो दोनों फॉर्मूले हैं वो हमें ड्राइव करने हैं। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो डेरिवेशन है वो प्रूव करेंगे, इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी जो डायग्राम बनाया था बिल्कुल उसी की तरह रेजिस्टेंस के दो सिंबल्स बनाकर उनको कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस ले लिए हैं, एक रेजिस्टेंस ये R1 है एंड एक रेजिस्टेंस ये R2 है, दूसरा रेजिस्टेंस ये R2 हो गया। इसको एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया, तो हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस B है, और हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है हमारा, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। तो इस वाले हमारे मतलब यहां से हम जानते हैं करंट आई जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 पर जो करंट होगा वो होगा I1, और सीरीज में करंट सेम रहता है तो रेजिस्टेंस R1 पर जो करंट होगा वो होगा I, और रेजिस्टेंस R2 पर भी करंट I, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पर करंट सेम रहता है, मैंने पहले बताया था अभी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, तो माना रेजिस्टेंस R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस B2 है और रेजिस्टेंस R2 पर पोटेंशियल डिफरेंस B2 है। ओके, तो सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर जो डिवाइड हो गया, क्या डिवाइड हुआ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया। तो जो क्वांटिटी हमारी यहाँ पर डिवाइड हो गई है उसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बना ली, V = V1 + V2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सम होगा जो इंटरनल मतलब जो रेजिस्टेंस है इन पर जो डिवाइड हो गया पोटेंशियल डिफरेंस उनके सम के इक्वल होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी थी तो हो सकता है 2 वोल्ट इस पर आ गया हो, 3 वोल्ट इस पर आ गया, 3 वोल्ट इस पर आ गया हो, 3 वोल्ट इस पर आ गया हो, या 2 वोल्ट इस पर हो तो 4 वोल्ट इस पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अंदर वाले को दोनों को जो हम सम करते हैं वो बाहर वाले के इक्वल निकल कर आता है। तो जो डिवाइड हुई उसको हमने इक्वेशन बना ली। इसके बाद हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V = IR, V = IR होता है। तो V = IR जो ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, ये रेजिस्टेंस R1 के लिए हम पहले लगाएंगे, फॉर रेजिस्टेंस R1 पर अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर V = IR है,
तो रेजिस्टेंस R1 पर B कितना है, B के प्लेस पर कितना है B1, तो यहाँ लिख देंगे B1 इक्वल्स टू I के प्लेस पर कितना है, यहाँ तो I है तो ठीक है I ही लिख दिया। R के प्लेस पर कितना है R1, तो यहाँ R1 लिख दिया। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R2 के लिए निकालेंगे, फॉर रेजिस्टेंस R2 के लिए कितना हो जाएगा, देखो B के प्लेस पर B2, तो यहाँ B2 लिखा, I का I है ठीक है, R के प्लेस पर R2। अब ये जो इक्वेशन आई है B1 और B2 की जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कहाँ लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू जब हम रखेंगे V1 और V2 की, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा V इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2। ओके, और यहां से देखो V इक्वल्स टू कितना था IR, तो इस V के प्लेस पर भी यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी IR, यहाँ I कॉमन ले लिया, ये हो गया R1 प्लस R2, और देखो I से I कैंसिल और ये आ गया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जब हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट थे तो उनके कनेक्शन का जो फॉर्मूला आया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ गया। नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है, इसको हमने मान लिया R1 और इसको हमने मान लिया R2। Now both the resistance are connected to a battery, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि करंट जो है, हम जानते हैं करंट जो है वो पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, तो दोनों रेजिस्टेंस जो हमारे R1 और R2 दोनों पर डिवाइड हो जाएगा। मान लिया करंट R1 पर I1 है और रेजिस्टेंस R2 पर I2 है, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करंट जो होता है वो डिवाइड हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है दोनों पर सेम, और यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही दोनों रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें जो हमारा डिवाइड हो जाता है उसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ था V1 और V2 की फॉर्म में, V डिवाइड हो गया था, तो हमने इसकी इक्वेशन बना ली थी। ऐसे यहाँ पर क्या डिवाइड हुआ, करंट, करंट यहाँ से देखो I चला टोटल, आगे जाकर R1 पर I1 करंट, R2 पर I2 करंट, और आगे जाकर फिर I हो गया, तो डिवाइड हुआ करंट। तो करंट की इक्वेशन बना ली I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। फिर वही क्या करते हैं हम, ओम्स लॉ, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है, लेकिन अगर हम I निकालना चाहेंगे तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। अब जैसे यहाँ पर फॉर रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2 के लिए, तो सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे फॉर रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R1 पर ये वाली इक्वेशन लगाएंगे I इक्वल्स टू V अपॉन R, फॉर रेजिस्टेंस R1, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 पर ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो देखो I की प्लेस पर यहाँ कितना है I1 इक्वल्स टू V के प्लेस पर कितना है यहाँ V अपॉन R के प्लेस पर कितना है R1। ऐसे यहाँ से फॉर रेजिस्टेंस R2, फॉर रेजिस्टेंस R2 I2 हो जाएगा I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। अब जैसे यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी थी, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सिमिलरली यहाँ पर भी पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 के प्लेस पर लिख सकते हैं V अपॉन R1, और I2 के प्लेस पर लिख सकते हैं V अपॉन R2, ठीक है। और यहाँ से I इक्वल्स टू कितना था V अपॉन R, तो I के प्लेस पर यहाँ पर भी लिख देंगे हम V अपॉन R। इन दोनों में से V कॉमन आ गया, तो V हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो गया V, और ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इधर V अपॉन R चल रहा था, V से V कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारा ये है। तो दोनों को मैंने करने का आपको मेथड बता दिया है। यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे
एक तरफ हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा उसका और दूसरी साइड हमने उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो उसमें दोनों टोटल रेजिस्टेंस जो है वो दोनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आ रहा है, और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आती है टोटल रेजिस्टेंस की। अभी हमने यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूव किया था फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट थे, उनका फॉर्मूला ये होता है, और दो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट थे, वही रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब अगर दोनों रेजिस्टेंस हमारे आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब दोनों रेजिस्टेंस हमारे सेम वैल्यू के हों, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? जैसे हम जानते हैं अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारा दोनों को हम ऐड कर देंगे तो निकल आएगा। अगर हमारे पास देयर आर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, if there are n identical resistance of value तो यहां पर मैंने लिखा है if there are n identical resistance of value r, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हमने मान लिया RS। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे बता रहा हूं। अगर हम दो रेजिस्टेंस ले लें जिनकी वैल्यू 2 हो, जैसे R1 और R2 जो हैं वो 2 ओम की इक्वल हो, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 ओम। इसको हम ऐसे भी तो फाइंड कर सकते थे 2 × 2 4 ओम, लेकिन अगर यही हमारे पास 3 रेजिस्टेंस होते तो 3 रेजिस्टेंस के लिए हम 2 + 2 + 2 करते और ये 6 ओम आता। और इसको हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि 3 × 2 कर देते, मतलब 3 क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। 3 क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और 2 क्या है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। और ईच रेजिस्टेंस हमारा आइडेंटिकल है, यानी कि सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है। तो n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो RS है, और यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और R क्या है? वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब यहाँ पर R1 = R2 = R, ये आइडेंटिकल वैल्यू है। ऐसे यहाँ पर अगर R1 = R2 = R है, और जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जो Rp जिसको हमने मान रखा है, तो Rp = कितना हो जाएगा? Rp = हम लिख सकते हैं Rn/n। तो ये फॉर्मूला Rn/n होता है। ठीक है, और यहां से एक रेशियो और पूछ लेता है वो कि हमारे जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी वैल्यू R होती है, n हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो उनके सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? तो यहां से देखो RS मैंने निकाला था कितना? Rn मैंने लिख दिया, ये Rn नहीं है यहाँ पर, मतलब R हमारा यही था जो था। ठीक है, तो यहाँ पर ये NR हो गया हमारा सीरीज का फॉर्मूला, और Rp कितना है हमारा? R/n। तो ये n ऊपर चला गया, ये हो गया n², R से n कैंसिल। ठीक है, मतलब RS और Rp अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस होते हैं तो उनके सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो आता है वो उनके n² के इक्वल आता है। RS/Rp = n²। ये हमें याद रखना है। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले जरूर आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इस पर है। मैं बता रहा हूँ फिर से, न्यूमेरिकल पोर्शन जब हमारा आएगा तो हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन में इस फॉर्मूले का यूज भी होगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पर पावर को हम डिनोट करते हैं P से, और यहाँ से वर्क डन या इलेक्ट्रिक वर्क डन हम कह सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, ओके, इज कॉल्ड पावर। तो वर्क डन को हम किससे लिखते हैं? W से, और टाइम को किससे लिखते हैं हम? T से। यानी कि फॉर्मूला हो गया हमारा P = W/T।
यहाँ से अगर इसकी हम यूनिट कहें, यूनिट क्या होती है इसकी, तो यूनिट फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट हम फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल, एंड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ पावर, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड को शॉर्ट में कहते हैं हम वॉट। तो यहाँ से देखो, अगर 1 यहाँ लगा दिया, यहाँ 1 और यहाँ 1 रख दिया हमने, तो यहाँ से 1 वॉट की डेफिनेशन भी फाइंड हो सकती है। क्या 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होगी, 1 वॉट की डेफिनेशन देखो ये होगी कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 वॉट। ठीक है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 वॉट। ये डेफिनेशन होगी हमारी पावर की। अभी जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, P = W/T, इस फॉर्मूले को यूज करके हम पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं, V और I की टर्म्स में, V और R की टर्म्स में, एंड I एंड R की टर्म्स में, वो सारे के सारे फॉर्मूले हम यहाँ से ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, अगर I करंट किसी कंडक्टर के थ्रू I करंट T टाइम में फ्लो हो रहा है और उस करंट को पास कराने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वो वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें हम चार्ज को कैरी कर रहे हैं, चार्ज को ले जा रहे हैं। तो चार्ज को कैरी करने में, चार्ज जब कैरी करेंगे, चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाएंगे तो करंट भी फ्लो होगा। ठीक है, तो उसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन को हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू, ये वर्क डन इक्वल्स टू हम जानते हैं W इक्वल्स टू होता है V × Q, और हम जानते हैं यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो T टाइम में, तो Q को हम करंट और टाइम के टर्म्स में हम लिख सकते हैं I × T। ठीक है, मतलब W इक्वल्स टू VIT। यही W की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं जो हमने ये मानी है, तो ये हो जाएगा P = W की प्लेस पर VIT/T की प्लेस पर T, तो P हो गया V × I या VI लिख सकते हैं। तो ये हो गया पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड I, इसको हम कहते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड I, मतलब पावर का फॉर्मूला आ गया है V एंड I। ऐसे ही अगर हम पावर का फॉर्मूला I और R के टर्म्स में निकालेंगे तो फ्रॉम ओम्स लॉ, देखो एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R। तो वो देखते हैं हम कैसे। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला V × I हमारा फाइंड हो गया है। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V = IR होता है। अगर इस V की वैल्यू हम यहाँ लगा दें तो देखो V की प्लेस पर IR रख दें, IR ये हो गया इंटू I हो गया, I से I क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये P = IR आ गया फॉर्मूला एक, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूले के लिए हम देखेंगे P = V × I, तो V ऐसे ही रहने दें सबकी बार। ओम्स लॉ से V = IR होता है, लेकिन हम इसको I = V/R भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस I की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दी तो P = V × तो ऐसे रहेगा, लेकिन I की प्लेस पर रख देंगे V/R, तो P हो गया V²/R। तो हमारे पावर के 4 फॉर्मूले आ गए, चारों के चारों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। एक तो P = W/T होता है, दूसरा P = V × I, तीसरा P = I²R, एंड फोर्थ इज P = V²/R। एंड द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जूल पर सेकेंड। यहाँ से हमें एक क्वांटिटी याद रखनी है कि पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक क्वेश्चन आया था कि एक 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो यहाँ से हम जानते हैं पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस लार्ज है तो पावर मिनिमम होगी, और रेजिस्टेंस अगर लेस है तो पावर वो कैसा कंज्यूम करेगा, लार्ज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ना P = V²/R, तो यहाँ से पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। तो किस बल्ब की पावर ज्यादा है, यानी कि इस बल्ब की पावर ज्यादा है, लार्ज है, तो रेजिस्टेंस इसका लेस होगा। और इसकी पावर क्या है, इसके कंपैरिजन में इसकी पावर कम है, तो इसका रेजिस्टेंस लार्ज होगा। ठीक है, तो कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस लेस होगा, जिसकी पावर ज्यादा है, यानी कि 100 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, मतलब एनर्जी को तो हमने E से लिखा है, पावर को हम P से लिख सकते हैं, टाइम को हम T से लिख सकते हैं, E = P × T। ठीक है, एनर्जी और वर्क देखो हमारा एक ही होता है, ये फॉर्मूला हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि पावर = हम जानते हैं वर्क/टाइम होता है। अगर हम यहाँ से वर्क निकालेंगे तो वर्क = पावर × टाइम हो जाएगा, टाइम। तो वर्क
को मैंने बताया था वर्क डन जो होता है किसी भी कहीं भी जो वर्क डन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, पावर को हम v इंटू आई भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर का फॉर्मूला v और i के टर्म्स में vi होता है। तो एनर्जी इक्वल टू VIT इतना भी लिख सकते हैं हम, या फिर एनर्जी इक्वल टू पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एनर्जी होती है एनर्जी को हम हीट एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो एनर्जी को हम हीट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, ठीक है। और एनर्जी को हम V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको एनर्जी को हीट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें यहाँ चलो एक यहाँ लिख देता हूँ V स्क्वायर ऑफ R अपॉन टी, ये सारे फॉर्मूले में अभी लिख रहा था सारे, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। वर्क की यूनिट हम जानते हैं, वर्क की यूनिट हमारी होती है जूल, तो एनर्जी की यूनिट भी हमारी क्या होती है, जूल।